गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस सेशन में स्विट्ज़रलैंड के संविधान की संघीय संरचना, फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल फीचर ऑफ स्विट्ज़रलैंड या स्विस कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे। हमने जैसा कि अमेरिका के संविधान के संदर्भ में उसके फेडरल फीचर की चर्चा की थी, उसी को रेफरेंस पॉइंट मान करके उसी से तुलना करते हुए हम स्विट्ज़रलैंड की फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। तो स्विट्ज़रलैंड की संघीय संरचना किस प्रकार की है, इसको जानने के लिए हम विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहली चीज़ जो दिखाई दे रही है, यदि हम अमेरिका की संघीय संरचना को देखें जो एक आइडियल संघीय संरचना है, उसके निर्माण की प्रक्रिया और स्विट्ज़रलैंड के संघीय संरचना के निर्माण की प्रक्रिया दोनों समान दिखाई देती है। दोनों ही छोटे छोटे राज्यों से मिलकर के बनी हुई संघीय व्यवस्था थी। जिस प्रकार से अमेरिका छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर के एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से एक संघ का निर्माण किया और अपने संप्रभुता का त्याग कर दिया, ठीक उसी प्रकार स्विट्ज़रलैंड की संघीय संरचना के निर्माण में स्विट्ज़रलैंड के निर्माण में भी छोटे छोटे कैंटन्स ने, छोटे छोटे इकाइयों ने मिल करके एक मजबूत राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से जो है एक संघ का निर्माण किया और अपनी संप्रभुता को त्याग दिया। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है, रिमार्केबल है, जो नोट करने लायक है कि यहाँ पर 1848 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था और 1876 में जिसका रिवीजन किया गया था, उसमें शब्द जो है वो कॉन्फेडरल इस्तेमाल किया था। नेचर या प्रकृति तो फेडरल थी, परंतु जो शब्द है वो कॉन्फेडरल इस्तेमाल किया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नया संविधान जो 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ है, उसमें शब्द कन्फेडरल हटा दिया गया है और फेडरल को जोड़ा गया है। तो इस तरह से अब किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न जो पहले संविधान में था वो संविधान में नहीं है कि ये कॉन्फेडरल है, ये फेडरल। अब ये शब्द भी फेडरल है और स्ट्रक्चर, ये संरचना भी फेडरल है, संघीय है। तो इस संघ के बनने की प्रक्रिया जो है वो केंद्र उन्मुख प्रक्रिया है। दूसरी जो चीज़ है जो संघ के लिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अमेरिका के संदर्भ में कहा था कि अमेरिका का संघ अटूट है, लेकिन उसके साथ ही साथ कैंटन या उसके साथ ही साथ वहाँ के राज्य भी अटूट हैं। न तो राज्य जो है कोई अधिकार दिए गए हैं कि वो जब चाहे संघ से बाहर आ जाए, और ना ही संघ को कोई अधिकार दिया गया है कि वो राज्य के राजनीतिक और भौगोलिक जो उसकी पहचान है उसको मिटाने का प्रयास करे या मिटाने का कार्य करे। ठीक उसी तरह से स्विट्ज़रलैंड में संघीय संरचना में भी यहाँ संघ अटूट है। संघ अटूट का मतलब है कि संघ से कोई भी कैंटन, जो कैंटन आज शामिल हैं, उनको संघ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। संघ में उसे रहने की बाध्यता है। संघ में रहने की बाध्यता है। ठीक उसी तरह से संघ को भी यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी राज्य की जो व्यवस्था है, राज्य की जो स्थिति है, राज्य की जो पहचान है, राजनीतिक और भौगोलिक पहचान है, उसमें किसी प्रकार का दखल दे। जैसा कि भारत में है, भारत में संघ तो अटूट है परंतु राज्य अटूट नहीं है। राज्य का अस्तित्व जो है वह स्थायी नहीं है कि कभी किसी भी समय राज्य को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, राज्य को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, राज्यों को कई राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, या एक राज्य को बांटकर कई राज्यों में विभाजित किया जा सकता है। ये प्रक्रिया जो है स्विट्ज़रलैंड में नहीं है। तो दूसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो इसके साथ है, अटूट संघ है और अटूट कैंटन है। और इसी के साथ कैंटन गैर संप्रभु। संप्रभुता कहाँ है? संप्रभुता संघ में। संप्रभुता कहाँ है? संविधान में, संघीय संविधान में। सभी संस्थाएं संविधान के अधीन है, संविधान की संप्रभुता को स्वीकारती है, और संविधान ने जिस प्रकार की रचना जिसे दी है उसी प्रकार की उसकी रचना हुई है, और जितनी शक्तियां उसे प्रदान की हैं उतनी ही शक्ति उसके पास है। तो केंद्र
जो कैंटन है उसकी संप्रभुता नहीं है, वो गैर संप्रभु स्थिति में है, नॉन सॉवरेन स्टेटस है। तो इस जो है सॉवरेन कौन है, सो संघ है, संघीय व्यवस्था है। जो संघ बनने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज, जो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि संघ खास करके संघ वहाँ जहाँ छोटे छोटे राज्य अपने संप्रभुता का त्याग करके, अपनी शक्तियों का त्याग करके एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं, एक बड़े संघ का निर्माण करते हैं, वहाँ उस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए या उसको मूर्त रूप देने के लिए एक जो है एक अभिलेख का होना जरूरी है, और उसी अभिलेख को हम संविधान कहते हैं। तो संविधान लिखित होना चाहिए। कोई भी संघीय संरचना का आधार अलिखित संविधान पर टिका नहीं रह सकता। तो स्विट्जरलैंड में इसे अपनाया गया है, और वहाँ जो है सर्वोच्च संविधान है। हम जानते हैं, पिछले क्लास में हमने देखा था कि वो एक लिखित निर्मित संविधान है। सबसे पहले 1848 में संविधान बना, लागू किया गया। उसमें व्यापक परिवर्तन 1874 में किए गए, और उसके बाद पुनः उसमें व्यापक परिवर्तन जो है 1999 में किए गए हैं, जिसे 2000 में लागू किया गया है। तो एक लिखित संविधान वहाँ मौजूद है, और इस लिखित संविधान के अधीन ही सारी संस्थाएं, चाहे वो संघ की हो, चाहे वो राज्य की हो, चाहे कैंटन की हो। दूसरी बात यह है कि ये संविधान केवल लिखित ही नहीं है, बल्कि ये सर्वोच्च संविधान है। संविधान के जो प्रावधान हैं, और उस प्रावधान को जो है सुपर लॉ कह सकते हैं, जो है, क्योंकि जो संविधान के अधीन जितने भी संस्थाएं हैं, वो जो कानून का निर्माण करेंगी, यदि उस कानून और संविधान के प्रावधान के बीच यदि किसी प्रकार का मतभेद है, या किसी प्रकार का विरोधाभास है, तो ऐसी स्थिति में जो है संविधान के प्रावधान को अपहोल्ड किया जाएगा, उसका ही समर्थन किया जाएगा। लेकिन संविधान है, सर्वोच्च संविधान है, लेकिन इस संविधान का महत्व इसलिए है, संविधान की आवश्यकता इसलिए है कि शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र और कैंटन के बीच इसी संविधान, सर्वोच्च संवैधानिक अभिलेख के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर शक्ति का विभाजन है। यहाँ पर अमेरिका से यदि इसकी तुलना करें तो आप पाएंगे कि अमेरिका में केवल संघ के जो अधिकार हैं उसका उल्लेख किया गया था, और बाकी जितने भी अधिकार थे वो राज्यों को के पास जो है छोड़ दिए गए थे, राज्यों के पास रह गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें और जो है विकास है। इसमें देखेंगे यहाँ पर दो प्रकार के सूचियों का उल्लेख किया गया है। एक सूची संघीय सूची है, जिसमें जितने भी अधिकार संघ के हैं उन सभी विषयों का उल्लेख किया गया है। और खास करके संघ को वो विषय दिए गए हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो किसी एक कैंटन तक सीमित नहीं है, बस कैंटन की सीमा क्षेत्र से बाहर के हैं, जो सभी पर लागू होते हैं। वो सारी शक्तियां जो है वो संघ के पास है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक और सूची है जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहेंगे। एक कंकरेंट लिस्ट जो है वो भी, उसकी भी व्यवस्था इस संविधान में देखने को मिलती है। इस कंकरेंट लिस्ट की व्यवस्था ये है कि इस पर दोनों को जो है कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है, और इकाइयों को भी इस पर कानून बनाने का अधिकार है। दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि कानून यदि दोनों के कानून में किसी प्रकार का विरोधाभास है, तो विरोधाभास की सीमा तक जो कैंटन के कानून है वो निरस्त समझे जाएंगे, और संघ के कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। इस दोनों के अतिरिक्त जो अवशिष्ट रह गए, जो बच गए, जो सारी शक्तियां जो है वो राज्य के पास है। यहाँ पर ये थोड़ी सी भारत से भिन्न है। भारत में तीसरी सूची जो है राज्य सूची की व्यवस्था की गई है। राज्य को कौन कौन से अधिकार हैं वो भी लिख दिए गए हैं, और जो बचे हुए अधिकार जिसका उल्लेख तीनों में से होने से रह गया वो केंद्र को दे दिए गए। जबकि यहाँ पर दो सूचियों का उल्लेख है, बाकी उसके अतिरिक्त इतर बची हुई सारी शक्तियाँ जो है वो इकाई को दे दी गई हैं। तो यहाँ पर शक्ति का विभाजन बिल्कुल स्पष्ट रूप से अमेरिका के संविधान से तुलना करें तो उससे अधिक स्पष्ट रूप से शक्ति का विभाजन किया गया है। इस शक्ति के विभाजन में फेरबदल करने का अधिकार जो है वो वहाँ के जो व्यवस्था है, जिसको हम संशोधन कहते हैं, वहाँ के संघीय जो
व्यवस्था है, संघीय जो सरकार है, केवल उस पर निर्भर नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है जो इसमें संविधान में इस प्रकार के संशोधन करने की जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है। और जटिल प्रक्रिया ये है कि कोई भी संविधान का संशोधन प्रस्ताव जो है रखने का अधिकार संघ को है। संघ जो है संविधान में संशोधन के प्रस्ताव रख सकता है, परंतु प्रस्ताव तभी स्वीकार होगा जब वह जनता के जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा, और जनमत संग्रह में वैसे प्रस्ताव जनता के बहुमत और कैंटन के बहुमत के द्वारा स्वीकार कर लिए जाएंगे, तभी जो है जाकर के संविधान में किसी प्रकार के जो है संशोधन को स्वीकृति मिलती है। इसलिए यह शक्ति के विभाजन की जो प्रक्रिया है संविधान के माध्यम से, ये इतनी पवित्र, इतनी जटिल है कि इसे नागरिकों के इच्छा के विपरीत इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक और संघीय संरचना की विशेषता पाई जाती है, जिस पर हम चर्चा करें कि इस संविधान के सम्मान के लिए संघीय व्यवस्था में एक व्यवस्था होती है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था, जैसे भारत में है, जैसे अमेरिका में है। यदि संघ और राज्य के बीच या राज्य और राज्य के मध्य कोई विवाद होता है तो ये सारी जो है सुलझाने का या इस प्रकार के विवाद के आलोक में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वो न्यायपालिका को दिया जाता है, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी भिन्नता है। यहाँ पर उच्चतम न्यायपालिका को पार्शियल जुडिशियल रिव्यू के अधिकार दिए गए हैं, आंशिक जुडिशियल रिव्यू के अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद जो है वो संघ के कानून से, यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो वो विवाद को सुलझाने की अंतिम जगह सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं है, परंतु जो है जनता की अदालत है। इसलिए यहाँ पर केंद्र के कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार यहाँ के न्यायपालिका को नहीं है। तो यहाँ पर जो है न्यायपालिका जो है जुडिशियल रिव्यू के संदर्भ में अर्ध अधिकार रखती है, आधा अधिकार रखती है। राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून यदि किसी जो है संविधान की सीमा रेखा का अतिक्रमण करते हैं तब उसे जो है अवैध घोषित किया जा सकता है। एक और जो संविधान या व्यवस्था के संघीय होने की पहचान होती है वह है कि कैंटनों को समान सम्मान दिया जाना। ठीक अमेरिका की तरह, अमेरिका में जो चाहे राज्य छोटा हो चाहे राज्य बड़ा हो, राज्य शक्तिशाली या राज्य शक्तिहीन हो, कम जनसंख्या हो या ज़्यादा जनसंख्या हो, सभी को बराबर अधिकार दिए गए हैं। और सभी को बराबर अधिकार देने का पैमाना ये देखा गया कि उच्च सदन में जो प्रतिनिधित्व है वो सभी को समान रूप से दिया गया है, सभी को 2-2 सदस्य भेजने का अधिकार है। ठीक उसी तरह से उसी प्रणाली को अपनाते हुए यहाँ स्विट्ज़रलैंड में भी संघीय संरचना की इस जो विशेषता को ध्यान में रखते हुए सभी कैंटन को समान अधिकार दिए गए हैं। और इसका प्रमाण यहाँ पर यह है कि सभी फुल कैंटन को उच्च सदन में सीनेट में 2 सदस्य भेजने का अधिकार है, और जबकि अर्ध कैंटन को, हाफ कैंटन को, जिसकी स्थिति हाफ कैंटन की है, उसको 1 सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ यह एक संघीय संरचना है, इसका प्रमाण इस बात का है कि सभी कैंटनों को ये अधिकार है कि वह अपने लिए अलग संविधान का निर्माण करें। सभी के पास अपने संविधान है, केवल आवश्यकता इस बात की है कि कैंटन के संविधान जो है मूल रूप से जो संघ के संविधान की विचारधारा उसके विपरीत नहीं होने चाहिए। सभी गणतंत्र व्यवस्था पर और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। तो इस प्रकार से सभी को अपने आंतरिक मामले के संदर्भ में सभी कैंटन को जो है संपूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है, उसमें बाहर का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं देखा गया है। एक और जो चीज़ है दोहरी नागरिकता, जिसका संबंध जो है वो इकाइयों के
भौगोलिक और राजनीतिक अस्तित्व से होता है, उसका भी यहाँ पर जो है ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। संघ किसी को नागरिकता पहले प्रदान नहीं करता, क्योंकि संघ नागरिक को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार जो है वह कैंटनों के बाद आता है। क्योंकि जो व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी वो किसी न किसी जो है क्षेत्र में रहेगा, और वो क्षेत्र किसी न किसी कैंटन या किसी इकाई में पड़ता है। इसलिए सबसे पहले कैंटन के द्वारा जो है किसी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है, और उसके आधार पर संघ के द्वारा नागरिकता दी जाती है, ताकि कैंटन के अनुमति के बिना वहाँ के डेमोग्राफी, यहाँ की जनसंख्या में किसी प्रकार का जनसंख्या पैटर्न में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं हो सके। और स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय संरचना की जो विशेषता है, उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहाँ पर भी अमेरिका की भांति ही दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था, केवल कानून बनाने की संस्था ही दोहरी नहीं है कि जो विषय केंद्र को दिए गए हैं, संघ को दिए गए हैं, उस पर संघ कानून बनाएगा, जो विषय राज्य को दिए गए हैं वो राज्य उस पर कानून बनाएगा, बल्कि साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है संघ के द्वारा बनाए गए नियम कानून को लागू करने की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो संघ के अधीन होगी, और उसके जो है उसका विस्तार जो है वो राज्यों तक होगा। और राज्य के जो कानून है, राज्य के जो नियम है, उसको राज्य में लागू करने के लिए राज्य की अलग प्रशासनिक व्यवस्था होगी। दोनों को मिक्स करने की कोशिश वहाँ पर नहीं की गई है। ये भी संघीय संरचना की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक इसी प्रकार से दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर ही दोहरी न्यायिक व्यवस्था भी है। ठीक अमेरिका के पैटर्न पर ही अमेरिका में भी जो है संघ के कानून से उत्पन्न जो विवाद है वो संघीय न्यायपालिका के द्वारा सुने जाते हैं, और जो राज्य के कानून के उल्लंघन के संदर्भ में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उससे राज्य के अदालतों में, राज्य के न्यायपालिका में सुने जाते हैं। और अपील के द्वारा जो है ये दोनों ही प्रकार के न्यायपालिका उच्च स्तर पर जो है वो सर्वोच्च न्यायपालिका के अधीन आती है। ठीक वैसी ही व्यवस्था जो है वो यहाँ पर भी स्विट्ज़रलैंड में भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वो सारी विशेषताएं जो एक व्यवस्था को संघीय बनाती है, संघीय ढांचे में परिवर्तित करती हो, या संघीय संरचना प्रदान करती हो, वो सभी विशेषताएं जो है स्विट्ज़रलैंड में दिखाई देती हैं। लेकिन इसके बावजूद हम जब इसका व्यवहारिक विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि संसार के अन्य संघीय संरचना के समानांतर ही यहाँ पर भी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति जो है वो लगातार बढ़ रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति के भीतर जो तत्व हैं वो मुख्य रूप से जो है वो काम कर रहे हैं कि केंद्रीय और संघीय व्यवस्था जो है वो उसके पास अधिक संसाधन है, उसके पास अधिक अधिकार आ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को जो है प्रोजेक्ट करने की स्थिति में है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रतिष्ठा प्रदान करने की स्थिति में है। इसलिए हर जो है देश के नागरिकों का रुझान जो है वो संघीय सरकार की ओर अधिक है, क्योंकि संघीय सरकार ही देश को समृद्धि, देश की सुरक्षा, देश को संकट से बचाने उबारने सारी इस जो है कार्यों के लिए जो है संघ राज्य के मुकाबले ज़्यादा जो है मजबूत दिखाई देता है, शक्तिशाली दिखाई देता है। और इसलिए धीरे धीरे यहाँ पर भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, परंतु आज भी वो सारे विशेषताएं मौजूद हैं जो इसे संघ बनाती हैं। आज इतना ही।